हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू विजन इंस्टीट्यूट। विजन इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। क्या बात है। अब ध्यान से समझो कि कनेक्टिव टिश्यू अब से कब से अपन पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट पार्ट अपन बोल सकेंगे, क्योंकि लिम्फ में आपको हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट वाला पार्ट है। इसके बाद एनिमल टिश्यू कंप्लीटली अपन यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। एनिमल टिश्यू के दो कंपोनेंट्स रह जाएंगे, न्यूरॉन्स एंड मसल्स। न्यूरॉन्स को अपन नर्व वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल वाले में। और मसल को मतलब मस्कुलर कनेक्टिव मसल जो है उसको अपन कहाँ पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे। वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम प्लस मसल फिजियोलॉजी दो चीज होती है, तो मसल अपन वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। ब्लड करने से पहले मैं एक बार आपको क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ था ब्लड। आप आ जाओ क्लासिफिकेशन में। कनेक्टिव टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो ये रहा। दिख रहा है आपको कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किया अपन ने। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस में रेगुलर इरेगुलर में अपन ने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में दोनों पार्ट किए थे, येलो इलास्टिक में अपन ने दोनों किए थे। स्पेशलाइज्ड में अपन ने स्केलेटन में बोन्स एंड कार्टिलेज कर लिए हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कर लेंगे, टाइम नहीं बचेगा, पक्की बात है, इसीलिए लिम्फ अभी नहीं करने वाले। अभी अपन ब्लड पे फोकस करते हैं। ओके। तो वापस से आ जाते हैं ब्लड पे। चलो, ब्लड आ ही गया है तो बात कर लेते हैं। जैसे बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, उसी तरीके से स्टडी ऑफ ब्लड में लिखो हिमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इसको कहते हैं हिमेटोलॉजी। अब हिमेटोलॉजी में एक चीज याद रखो, स्पेलिंग जो है बायोलॉजी में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रह चुकी है। स्पेलिंग पे फोकस मत करना। HEMATOLOGY लिखो, HAE लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ता। स्टडी ऑफ ब्लड में हिमेटोलॉजी। और ब्लड फॉर्मेशन, जैसे कि बोन फॉर्मेशन को अपन ने ऑसिफिकेशन बोला था, इसीलिए प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को अपन हीमोपोएसिस या ऐसा बोलेंगे। लिखो, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन या तो ब्लड सेल फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। अब यहाँ पे भी एक वो आ जाएगा कि हीमोपोएसिस जो है वो मैंने ब्लड सेल क्यों लिखा। अगर इंडिविजुअल ब्लड सेल की बात करूँ, जैसे इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन की बात करूँ, तो वहां पे इरिथ्रोपोएसिस आएगा। ल्यूकोसाइट की बात करूँ तो वहां पे ल्यूकोपोएसिस आएगा। ओके। तो इस तरीके से हर प्रोसेस जो होती है, जैसे कि अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूँ तो प्लेटलेट्स डिराइव्ड होते हैं कहाँ से, मेगा कैरियोसाइट से। तो वो मेगा कैरियोपोएसिस आएगा, या वहाँ पे प्लेटलेट्स के बहुत सारे और भी नाम होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम वहाँ पे रहते हैं। लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ ब्लड सेल की फॉर्मेशन, क्योंकि ब्लड सेल ही ब्लड का एक पार्ट है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको हीमोपोएसिस आपको याद रखना है। ब्लड आपने देखा है सबने, उसका कलर कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है, तो कलर ऑफ ब्लड रेड दिखता है। अब एक बात समझो कि रेड कलर अपन बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। तो सिंगल हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो पेल येलो इश रेड होता है, येलो इश रेड होता है, प्रॉपर रेड नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे हीमोग्लोबिन जब कलेक्टिवली दिखते हैं तब अपन को वो रेड दिखता है। इसीलिए जब जब जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना किसी को अनेमिया, अनेमिया क्या होता है कि ब्लड कम होना, या ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन, इनमें से ब्लड के किसी भी कंपोनेंट का कम होना अपन बोलते हैं अनेमिया है। तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है तो उसका ब्लड आप देखोगे तो रेड से पेल येलोइश रेड बनेगा। पेल येलो या तो पेल येलोइश रेड बनेगा। ठीक। तो ब्लड का कलर रेड है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, ऑब्वियसली बात है। और उसमें भी हीमोग्लोबिन, सिंगल हीमोग्लोबिन जो होता है वो पेल येलोइश कलर का होता है, पेल कलर होता है उसका। लेकिन बहुत सारे कलेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं। पीएच याद रखनी है आपको, पीएच ऑफ ब्लड। ये थोड़ी अल्कलाइन होती है, स्लाइटली अल्कलाइन, यानी कि कितनी, 7.4 होती है।
अल्केलाइन। ओके, ये याद रखना। एक मिनट। अब एक चीज समझो, मैंने अल्कलाइन लिखा है आपको, स्लाइटली अल्कलाइन, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ऑलमोस्ट क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि भाई ब्लड जो है ना वो एज अ बफर काम करता है। आपने केमिस्ट्री में बफर्स पढ़े। कोई भी आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि एसिडिक कोई ड्रग ले ली, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, या अल्कलोसिस हो जाता है, अल्कलाइन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो ब्लड उसको करेक्ट करने का काम करता है। आप ज़्यादा पानी पी लेते हो तो ब्लड उसको करेक्ट करने का काम करता है। आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो तो ब्लड उसको करेक्ट करने का काम करता है। तो ब्लड को एज अ बफर अपन लेते हैं। ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं। आप अभी बायोलॉजी में जो जो पढ़ रहे हो, आपका हर एक कंपोनेंट जो है बॉडी का, उसके बहुत माइक्रो मैक्रो हर लेवल पे उसके बहुत सारे न्यूमरस फंक्शन होते हैं। एक सिंगल एक फंक्शन नहीं होता किसी भी चीज का। ठीक है। ओके, चलो। अब समझो कि बाय वेट की अगर मैं बात करूं तो ब्लड कितना होता है, तो लिखो बाय वेट। अगर मैं बात करूं तो 7 to 8% ऑफ 7 to 8% अपन बोलेंगे ऑफ टोटल बॉडी वेट आपका ब्लड होता है। और उसी जगह अगर मैं बाय वॉल्यूम बात करूं तो याद रखना, मेल में 5 to 6 लीटर होता है, और फीमेल में 4 to 5 लीटर। तो आपको जान के हैरानी होगी कि फीमेल में कम क्यों। देखो, मजाक से हटके मजाक से हटके एक चीज याद रखना, फीमेल में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, और उनमें क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है। हाँ भाई, तुम फीमेल बॉडी जब पढ़ोगे, चाहे तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ो, हर चीज़ को जब सिस्टम वाइज देखोगे, फीमेल बॉडी की मैकेनिज्म को देखोगे, तब तुमको पता चलेगा कि मेल बॉडी है ना, उसको सिर्फ बनाया गया है, ये बना दिया मेल बॉडी को। फीमेल बॉडी को डिजाइन किया गया है। हर एक चीज, हर एक हार्मोन अपने में भी होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेल में भी होता है, लेकिन फीमेल बॉडी जो डिजाइन की है, हर एक चीज फीमेल की खुद की जनरेशन के लिए, और जो आने वाली जनरेशन होती है, चाहे वो मेल बच्चा पैदा करती है या फीमेल बच्चा पैदा करती है, उसके लिए तक उसकी बॉडी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। हाँ, आपका तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं जाता है, सिर्फ स्पर्म का हेड चला जाता है। आगे की जनरेशन में आप अपने जो क्रोमोसोम है वो दे देते हो। बच्चे का माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होता है वो फीमेल से आता है। हर चीज आप याद रखना, आप सेल डिवीजन पढ़ो, आप फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज जो होता है, अब याद रखना, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है ना उसको बोलते हैं क्लीवेज। कि भाई जो भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसमें सेल डिवीजन यानी कि क्लीवेज फॉर्मेशन कैसे होता है। एक पैटर्न होता है कि पहले ये लॉन्जिट्यूडनल होगा, फिर ट्रांसवर्स होगा। ये पूरा हमारे एक सर ने बहुत अच्छे से एप्पल लेके आए थे, और एप्पल में समझाया था कि कैसे मोरूला ब्लास्टूला बनता है। इतने डिजाइन, एक प्रॉपर मैनर में ये फॉर्मेशन होता है। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो, तभी आप रिस्पेक्ट कर पाओगे। ये आजकल की जो चीज़ें हो रही है ना, खुद को रिस्पेक्ट दे पाते हैं, ह्यूमन बॉडी को रिस्पेक्ट दो। हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती है, याद रखना। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना सीखो, और दूसरे की भी। ठीक है। अब समझो एक बात, कि ब्लड जो है ना, उसको अपन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ऐसा क्यों? ब्लड इज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा क्यों? तो याद रखो, बिकॉज फाइबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते ही नहीं है। ओके। दूसरा कि मैट्रिक्स जो होता है वो ब्लड सेल नहीं फॉर्म करते। सारी कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखा कि भाई उसका जो मैट्रिक्स होगा वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा याद रखो, कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड
इज प्रोड्यूस्ड एंड या और सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। पूरा एक माइलोइड सिस्टम होता है, ठीक है, उससे फॉर्म होता है। भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो ये याद रखना। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की मैं बात करूँ तो क्या क्या होता है ब्लड का कंपोजिशन। ये एनसीईआरटी से है, आई थिंक आप पढ़ के आए होंगे, कल बताया था मैंने। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है। तो ब्लड में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है लिक्विड पार्ट। क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड पार्ट जो होता है वो फॉर्म करता है उसका मैट्रिक्स, और ये होता है अराउंड 55%। और इसको ही बोल देते हैं अपन क्या, प्लाज्मा। ब्लड में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ओके। और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो है वो बनाते हैं ब्लड के सेल्स, यानी कि वहां पे जो सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब बनाते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात समझो, ये लिक्विड पार्ट जो है ना, उसको प्लाज्मा मत बोल दो तुरंत। लिक्विड पार्ट जो है वो मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। सॉलिड पार्ट में आप याद रखो अभी के लिए ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं यहाँ पे। ये 45% होते हैं। अब ऐसा मैंने सॉलिड पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा में आते हैं। ठीक है, लिखो पहले प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा जो है ना वो मेनली लिक्विड पार्ट से बना है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें सॉलिड पार्ट से भी आती है। तो प्लाज्मा जो होता है वो फॉर्म बाय मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, और ये होता है अराउंड 55%। ये यहाँ से मैं अलग कर दे रहा हूँ इसको, कितना, 55%। प्लाज्मा कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। अब आप पूछोगे ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन कहाँ पे आएंगे, सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा होता है पेल येलो कलर का, क्यों, ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। आपको पता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन सुना है आपने कभी? हाँ, ये बाइल से बनते हैं, ठीक है। और वही आगे जाके इसमें आते हैं। इनका यहाँ पे काम होता है, और नहीं भी होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है तो फिर जॉन्डिस हो जाता है। येलो फीवर और जॉन्डिस, ये दीज आर सिम्टम्स एक्चुअली, साइंस भी बोल सकते हो उसको, कोई बात नहीं। प्लाज्मा येलो कलर का होता है यूरोबिलिजन बिलिनोजन की वजह से होता है। अब प्लाज्मा में आता क्या क्या है? मैंने बता दिया कि प्लाज्मा मैट्रिक्स फॉर्म करता है, तो प्लाज्मा में आता क्या है, तो लिखो प्लाज्मा। प्लाज्मा दो चीज़ों से बना होता है, मेनली तो इसमें वाटर होता है, क्योंकि भाई प्लाज्मा मैट्रिक्स फॉर्म करता है, और मैट्रिक्स में अपन ने क्या देखा, मेनली वाटर होता है। तो प्लाज्मा में 92% अपने को क्या देखता है, वाटर। कितना, 90 से लेके 92%। एंड ओनली 8 से 10% अपन को सॉलिड पार्ट दिखता है। और यहीं से आपका जीवन शुरू होता है। अब ध्यान रखना कि अभी तक अपन मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो याद रखते हैं, माइनर भूल जाते हैं। बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हो तब से याद रखना, हर सिक्रीशन में मेजर वाटर होता है, और माइनर इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट हो गए, ये सब। अब ब्लड में देखो सॉलिड में क्या आता है, प्लाज्मा में वाटर एंड सॉलिड पार्ट समझे। सॉलिड में जो 8 से 10% होता है ना, उसमें दो चीजें आती है, दो चीजें आती है। एक आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे? सोडियम होंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और क्लोरीन होता है। लिख लिया। और बचा क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक पार्ट लिख देता हूँ और कंपाउंड भी लिख सकते हो आप। ये होते हैं 7 से 9%। ये कितना होता है? 1%। यानी कि 8% लिखा ना, 8 में से 7 से 9% ये होते हैं, और बचा कितना? 1 से आधा प्रतिशत जो होता है वो आपके इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में आपको कितनी 4 चीजें याद रखनी है। ऑर्गेनिक पार्ट जो है उसमें 4 चीजें याद रखनी है। पहला होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होता है, ये होता है 4%। मैक्सिमम होता है 4%, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होता है और इसका काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। चैप्टर खत्म होते होते आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। बोन में भी ऐसा ही हुआ था। वो लेमिले थे, फिर लेक्यूना था, वो पहले टफ लग रहा था, चैप्टर खत्म होते होते याद करवा दिया था, 3 4 बार रिवीजन कर लिया था। यहाँ पे भी यही होगा, आपको समझ में आ जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ब्लड में खास करके। कितना समझे? ठीक है। दूसरे होते हैं ग्लोब्यूलिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितना एल्ब्यूमिन होता है ना उससे तकरीबन आधा ग्लोब्यूलिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, मेडिकल में भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो पूछ लेते हैं, याद रखना। एल्ब्यूमिन मैक्सिमम होता है, ग्लोब्यूलिन उसका आधा होता है, यानी कि 2 से लेकर 2.5% ये होते हैं। और ग्लोब्यूलिन है ना, आपने ये सुना है कभी आईजी? इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज के लिए अपन इसको ध्यान में रखते हैं। ऐसे अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा, गामा ग्लोब्यूलिन, ऐसे 3 टाइप के ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। इसमें से जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं ना वो एंटीबॉडी में काम आते हैं। अल्फा बीटा अपन आगे चल के देखेंगे, और शायद इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपके लिए, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के लिए। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन्स होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन्स, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कहीं ना कहीं कोगुलेशन में काम आता है। ये 0.3% होते हैं कोगुलेशन में। और फाइब्रिनोजन भी कोगुलेशन में काम आते हैं। तो फाइब्रिनोजन ये भी कितने होते हैं? 0.3%। आपको याद रखना है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। पहले दो के फंक्शन याद रखो, बाकी के दो कहीं ना कहीं कहाँ पे काम में आते हैं, याद रखना। ओके ओके, चलो। तो इन थियरी में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो एल्ब्यूमिन, फिर से लिख रहा हूँ, 4% होता है, मैक्सिमम होता है। अब यही याद रखना है कि एल्ब्यूमिन बनाता कौन है। तो अपन ने बोला था कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो लीवर और लिम्फोइड टिश्यू बनाती है। तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन लीवर करता है। प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसिस बाय लीवर। ओके। एल्ब्यूमिन जो है वो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा पार्टिकल्स है। ठीक है। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर मेंटेनिंग ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है? इसको लिखते हैं अपन शॉर्ट में BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो पाइप जैसी होती है, लेकिन उसमें छेद होते हैं। क्या होता है? छेद। अब क्या होता है कि मान लो कि इसके अंदर ब्लड है,
ब्लड है तो ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ब्लड जो प्रेशर लगाता है ना, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ब्लड कैसा प्रेशर लगा है भाई, लिक्विड है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर। लेकिन ये ब्लड बाहर ना निकल जाए, इसके लिए यहाँ पे अपन क्या डाल देते हैं, कुछ प्रोटीन्स डाल देते हैं ऐसे, जैसे एल्ब्यूमिन लाइक प्रोटीन्स हो गए। इस प्रोटीन जो है ना, वो क्या करते हैं, ब्लड को पकड़ के रखते हैं, ब्लड को पकड़ के रखते हैं। और इसके लिए इसको बोला जाता है ऑनकोटिक प्रेशर। नाम याद रखना, ऑनकोटिक प्रेशर बोला जाता है। ये लगाता है नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव मतलब ये अंदर खींच के रखता है। तो ये जो ब्लड कोलोइडल क्यों बोला, कोलोइड यानी कि पकड़ के रखता है, कोलोइड करके रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अंदर की तरफ पकड़ के रखता है। तो इसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो साइड में लिख दो ऑनकोटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। और ये कैसा प्रेशर होता है, ये होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मेरे को। क्लास चार्ज, क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर रहता है, ये होता है ऑनकोटिक प्रेशर। इसको ही बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, क्लास चार्ज। हाँ, हाँ, करूँ। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और ये एल्ब्यूमिन लाइक जो प्रोटीन है, दूसरे भी प्रोटीन है जैसे कि अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स होता है, उनका दूसरा कुछ काम नहीं होता, यही काम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एल्ब्यूमिन खत्म हो गया। दूसरा लिखो आप, दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम लिखो ग्लोब्यूलिन। क्या लिखो, ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, वो 2 से लेके 2.5% होता है। क्या होता है, 2 से लेके 2.5% होता है। अब एक चीज याद रखो, मैंने आपको अभी बताया कि रेशियो जो होता है ना, अभी एग्जैक्ट रेशियो नहीं याद रखना है आपको, 1.4:1 होता है वैसे तो। लेकिन याद रखो, रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, इज इक्वल टू 2:1। आप एकदम स्टैंडर्ड बुक में जाओगे, सेम्बुलिंगम देखोगे, गाइटन नियमम देखोगे, ये सारी मेडिकल की बुक देखोगे तो 1.4:1 दिया है। अभी के लिए आप याद रख लो 2:1। हाँ, इसमें क्या लिखोगे, आप लिखो प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, बाय लीवर। यहाँ पे मैंने एंड लिखा, क्यों एंड लिखा, अब ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, उसमें गामा ग्लोब्यूलिन आता है। और गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी जो होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से बनता है। लिम्फ का काम क्या होता है, एंटीबॉडी का काम होता है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन से होता है वो। ठीक है, बी सेल और टी सेल कहाँ से आते हैं, बी सेल ही तो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी क्या होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। तो याद रखना, ये लीवर से तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, वो गामा ग्लोब्यूलिन कहाँ से आते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन से। लिम्फॉइड ऑर्गन से। लिम्फॉइड ऑर्गन से कौन आता है, मेनली गामा ग्लोब्यूलिन। ये सेम चीज आपने ना मेडिकल में लिख के आओगे ना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए बोलता हूँ। ठीक है, अब याद रखना, इनका काम क्या होता है, ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या होता है, तो मेनली ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सब्सटेंस का। तो जो अल्फा बीटा है उनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी। ये बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। और जो गामा ग्लोब्यूलिन है उनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स जो होते हैं इन सबको
डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं। ओके, दूसरा ये इम्यूनिटी में भी काम आते हैं। लास्ट दो दो फंक्शन है ना, वो किसके हैं, गामा ग्लोबुलिन के, याद रखना। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझते हैं, अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया, गामा जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, उनके मैं टाइप्स बता रहा हूँ। जो अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, अल्फा ग्लोबुलिन्स, वो लीवर में बनते हैं। लिखो, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, जो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये बनते हैं लीवर में। देखो, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन से, और यहीं से आपका बेस जो है बनता है। अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, मतलब लीवर की बीमारी है, तो अल्फा बीटा कम हो जाएगा, गामा नहीं कम होगा। लेकिन किसी को ल्यूकेमिया हो गया है, या किसी को माइलोमा हो गया है, या किसी को लिम्फोइड ऑर्गन का कैंसर हो गया है, तो वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसका गामा ग्लोबुलिन कम हो जाएगा। किसी को अगर एड्स है, एचआईवी है, मतलब ये सब है, तो जो इम्यूनिटी पे काम करने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके गामा ग्लोबुलिन कम हो जाएंगे। ये अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसीलिए बेसिक पढ़ना होता है। लोग क्या करते हैं, ये पढ़ते पढ़ते उधर चले जाते हैं, इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये तो पढ़ना पड़ेगा कि लीवर कौन सा बनाते हैं और लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा बनाते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में जो मेनली गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। मतलब गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। और उसको अपन डिनोट करते हैं कैसे, आईजी के फॉर्म में। ठीक है, और इसीलिए आईजी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है थोड़ी, कोई बात। तीसरा लिखो आप, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये पूरा एक टेस्ट आता है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करके एक पढ़ोगे आप। अभी के लिए याद रखो, प्रोथ्रोम्बिन ये कितना परसेंट होता है, 0.3% ये प्रेजेंट होता है। ये प्रोड्यूस्ड, सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय लीवर होता है। तो देखो, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर। तो मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो लीवर ही बनाता है। और चौथा लिखो आप, फाइब्रिनोजन। ये भी कितना होता है, 0.3%। ये भी प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर, लिख लो, खत्म। हाँ, फाइब्रिनोजन जो होता है ना, वो फाइबर्स के फॉर्म में होता है, और इसीलिए याद रखना है ये कैसे है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ये। और ये ब्लड कोagulation में हेल्प करते हैं।
ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ ब्लड होता है, और कोएगुलेशन अलग चीज है। जब आप इंजर्ड हो जाते हो तो ब्लड बार बार ना निकले, तो इस जगह पे कोएगुलेशन होना चाहिए। एक प्राइमरी प्लग बनेगा, फिर सेकेंडरी प्लग, और फाइनल जो आपका कोएगुलेशन प्रोसेस होगा, क्लॉटिंग में अपन पढ़ेंगे। आई थिंक कल पढ़ना होगा क्लॉटिंग में, तो ये उसमें होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए, मैं आपको बता रहा था प्लाज्मा की बात हो गई, तो प्लाज्मा पढ़ लिया। अब दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट बना होता है आपका किससे? सॉलिड पार्ट किससे बना होता है? ब्लड कॉर्पसल्स से। ब्लड कॉर्पसल्स को बोला जाता है दूसरे वर्ड में फॉर्म्ड एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो लिखो ब्लड कॉर्पसल्स, या तो फॉर्म्ड एलिमेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ब्लड का जो मास है उसको फॉर्म करने का काम करते हैं, और ये होता है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आते हैं भाई? रेड ब्लड सेल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, ये सब आएंगे। तो रेड ब्लड सेल को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। तो लिखो नंबर 1, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। ठीक है, लिखो रेड ब्लड सेल्स। क्या लिखो? रेड ब्लड सेल्स लिखो। ये होते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। मतलब जितने भी सेल्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन होंगे? रेड ब्लड सेल्स होंगे। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। ठीक है, ये होता है। हाँ, अब ये दिखते कैसे, इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जो भी है, तो याद रखो कि मेमेलियन ब्लड जो होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, मेमेलियन आरबीसी जो होते हैं, इनको शॉर्ट में रेड ब्लड सेल को अपन आरबीसी बोलते हैं। मेमेलियन आरबीसी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं बाय कॉन्केव, बाय कॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले बचपन से नहीं होता है, नहीं। जो आरबीसी पहले बनते हैं ना, जो भी आरबीसी 120 दिन में नए आरबीसी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी पहले बनता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे उसका मैच्योरेशन होता है वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देता है? लॉस कर देता है, बाहर छोड़ देता है, तो वो बन जाते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। अब नॉन न्यूक्लिएटेड होने से क्या होगा कि इसके अंदर स्पेस ज्यादा आ गई। अगर कोई सेल अपने अंदर न्यूक्लियस बचा पड़ा है तो वो किसी और चीज को, क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, इन सबको कैरी करने का इसका काम होता है। तो जितना ये खुद का काम कम कर देंगे उतना अपना काम इजी हो जाएगा। मतलब समझो आप कि इसके अंदर अगर न्यूक्लियस चला गया, पहले ऐसा था, ये आरबीसी था, इसके अंदर न्यूक्लियस था, जैसे ही न्यूक्लियस चला गया ना, इसका शेप ऐसा हो गया। अब जैसे ये कहीं पे भी इनवेजिनेशन आ जाता है ना, यानी कि ये कॉन्केविटी बन गई, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि ये ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कवर कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो लिखो कि बाय कॉन्केव जो होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है? बाय कॉन्केव शेप इंक्रीज सरफेस एरिया, एरिया होता है। हायर सेल ऑर्गेनिज जो होता है, ये सारे इसमें बिना काम की हर चीज निकाल देगा। इसीलिए तो क्या होता है कि जितना खाना रखता है, 120 दिन का ये खाना रखता है, वो खत्म हो जाने पे ये डेड हो जाते हैं, फिर वहां पे नए आरबीसी आते हैं। तो हायर सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ड्यू टू, लिखो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, हायर सेल ऑर्गेनल्स, हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज। ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना,
बट डिक्रीज हो जाती है सेल्फ लाइफ। डिक्रीज होके कितनी हो जाती है? 120 डेज हो जाती है। ठीक है, दो एनिमल याद रखना, कैमल और लामा। कैमल एंड लामा आर मैमल्स। ये क्या है? दोनों मैमल्स हैं, लेकिन इनका जो आरबीसी जो होता है ना, वो बाय कॉन्केव नहीं होता है, वो बाय कॉन्वेक्स होता है, विथ ओवल शेप्ड आरबीसी। ठीक है, क्यों होता है एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। अब मैंने आपको बताया कि भाई ये आरबीसी है, बाय कॉन्केव है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक खास नाम दिया गया है, और ये लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। उसको क्या नाम दिया है? डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, ये परमिएबल होती है फॉर किसके लिए? क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट के लिए परमिएबल होती है, और इम्परमिएबल होती है फॉर सोडियम पोटेशियम। इतना समझ में आएगा? ओके। अब आरबीसी ने क्या किया कि अपने अंदर जितनी भी सॉलिड चीजें थी, न्यूक्लियस था या सेल ऑर्गेनेल्स थी, सबको निकाल दिया। तो इसका जो साइटोस्केलेटन है ना, वो स्पॉन्जी बन चुका है। हाँ, इसका दूसरा एक, अब बहुत डीप बात हो जाएगी, लेकिन इसका जो बायकॉन्केव शेप जो मेंटेन करता है ना, वो एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन करके एक होता है, इलास्टिन करके होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, वो इसकी जो बायकॉन्केव शेप जो होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है, लिखवाना होगा तो मैं लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन ये मेंटेन करते हैं। लेकिन इसका मैक्सिमम साइटोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्जी नेचर का होता है। तो ड्यू टू स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, आरबीसी जो होते हैं आपके, आरबीसी की थिकनेस कितनी होती है? 7.5 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है, बट इट कैन पास थ्रू माइन्यूट कैपिलरीज, यानी कि लेस डायमीटर कैपिलरीज जो होती है ऑफ 5 माइक्रोन, इससे ये पास हो सकती है। इतना समझ में आया? दूसरा, कोई पूछेगा आपको आरबीसी में कौन सा, ये आपको पूछा जाता है जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको क्या पूछा जाता है पता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन के अलग अलग सवाल आते हैं आपको, ये आपको पता है? नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि उसमें ग्लूकोज आता है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है, इस मसल में कितना होता है, इस मसल में कितना होता है, ये सब आपको पूछते हैं। उसमें से एक सवाल पूछते हैं कि आरबीसी जो होता है ना, उसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन में कितने एनएडीपीएच लगते हैं, एनएडीएच लगते हैं, ये सब आपको पूछते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है। तो याद रख लो, अभी लिख लो, आरबीसीज में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, हायर ऑर्गेनल्स सारे नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हायर ऑर्गेनल्स है क्योंकि एटीपी जनरेट करता है, वो तो है नहीं। तो इसके लिए लिखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया anaerobic respiration take place in RBC. Takes place
इन आरबीसी। इतना समझ में आएगा? ओके। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सिंगल हीमोग्लोबिन हो या सिंगल आरबीसी हो, पेल येलो कलर का होता है, लेकिन ये क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप में अगर वो आ जाते हैं तो रेड कलर के दिखते हैं। तो ये इतनी बकवास बातें होती है, ये लिखनी नहीं होती, लेकिन अभी लिख लो, सिंगल आरबीसी, आरबीसी जो होते हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं, कलर के होते हैं। वाइल ग्रुप ऑफ आरबीसी अपीयर रेड इन कलर। ओके। रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि वैसे तो इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों होते हैं। तो इसके लिए है ना दो एंजाइम चाहिए। तो लिखो, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट और एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन आरबीसी, और दूसरा होता है एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल प्रेजेंट। वैसे तो इसने सारे एंजाइम को बाहर फेंक दिया है, लेकिन इसको पता है कि मुझे 120 दिन तक तो जिंदा रहना है, तो तब तक मेरे को एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करवाना पड़ेगा। और इसके लिए ये दो एंजाइम्स याद रखना कि इसके अंदर होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के और क्रेब साइकिल के एंजाइम्स इसमें होते हैं। और यही इसकी अपन बोलेंगे कि एक बहुत अच्छी डिस्कवरी है, तो इसमें याद रखना। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, आरबीसी के बारे में बता दिया कि पहला सेल जो देखा अपन ने ब्लड कॉर्पसेल्स में वो कौन था? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को अपन आरबीसी बोलते हैं। बाइकॉनकेव शेप होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, इसका डायमीटर, एक बार डायमीटर पूछ लिया था आपकी नीट में, 7.5 माइक्रोन्स का इसका डायमीटर होता है। और फिर भी ये 5 माइक्रोन तक की कैपिलरीज में से गुजर सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज उन्होंने रख दी थी। याद रहेगा आपको? ठीक है, रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब जो आरबीसी जो होता है ना, उसके अंदर एक याद रखना है कि आरबीसी किसको कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन। इसका एक कंटेंट में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो लिखो, हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमोग्लोबिन भी क्या है? ग्लोबिन ही है, कहीं ना कहीं ये भी क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन आ गया। तो जो अपन ने पढ़ा था ना, अल्फा एंड बीटा और गामा, तीन ग्लोबिन्स होते हैं। ग्लोब्यूलिन से ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन अलग होते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलिन में भी अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं, वो प्रोटीन है। और यहाँ ग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, लेकिन वो अलग है। यहाँ पे भी अल्फा बीटा ग्लोबिन आएंगे, तो ग्लोबिन और ग्लोब्यूलिन में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है ना, ये एक कंपाउंड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज कंपाउंड प्रोटीन। इट इज कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन का किसी को मतलब पता है क्या होता है? जब प्रोटीनियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनियस कोई पार्ट आके जुड़ जाए और जो प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोटीन। ये बार बार पूछते हैं, याद रखना। कॉन्जुगेशन प्रोटीन होता है, कंपाउंड प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है that have 12 to 16 grams of hemoglobin पर 100 ml। ये आपको इन जनरल दे दिया है, वरना चाइल्ड में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है और मेल्स में अलग होता है। 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। लिखो, तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो दो पार्ट से बना होता है। हीमोग्लोबिन बनता है हीम से, ठीक है, और दूसरा बनता है ग्लोबिन से। ठीक है। हीम जो होता है ना, वो 5% हीम होता है इसमें, और 95% कौन होता है? ग्लोबिन होता है। हीम जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। कैसा है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट।
मैंने क्या बोला था, ग्लोबिन प्रोटीन है, उसके साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट जब आता है तब क्या बनता है, कंपाउंड प्रोटीन बनता है, तो ये बन गया। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। अब एक चीज याद रखो कि ग्लोबिन किससे बनता है। ग्लोबिन जो होती है ना, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ग्लोबिन में, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इसमें। अब आप बोलोगे इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, आगे आप डिसीज पढ़ोगे, थैलेसीमिया पढ़ोगे, हीमोफीलिया पढ़ोगे, ये सारे डिसीज आपको जेनेटिक्स में पढ़ने हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि अलग से पढ़ने, दिए हुए हैं। कहाँ पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। तब आपको पता होना चाहिए कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, वहां पे सीधा लिख दिया है कि हीमोफीलिया में ये चेन्स की कमी होती है, इस चेन की कमी होती है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। 4 कौन कौन सी होती है, 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 होती है बीटा चेन्स। ठीक है, इतना समझ में आया। और दूसरा यहाँ पे आ जाओ, हीम किससे बना होता है, हीम बना होता है रिंग ऑफ आयन। आयन यहाँ पे हीम ये पूछते हैं कई बार तो, कि हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वो +2 होता है कि +3, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसमें जो आयन होता है वो +2 होता है कि +3 होता है, तो +2 होता है। तो आयन होता है, और दूसरा क्या होता है, पोरफायरिन, पोरफायरिन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Fe+2, ठीक है। और पोरफायरिन रिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन की एक पेंटामरिक रिंग होती है, ऐसे 5 वाली एक रिंग होगी। फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा हूँ मैं, और ये 5 वाली रिंग होती है। कितनी रिंग होती है वैसे, 4 रिंग होती है ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन बना दिया, पेंटामरिक रिंग यानी कि 5 सदस्यों वाली रिंग होती है। हाँ, अब और क्या होता है, तो और समझते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखवाया आपको कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, तो उसमें अल्फा चेन जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा है, जिसको लिखना हो वही लिखना है। अल्फा चेन जो होती है वो 141 अमाइनो एसिड से बनी होती है, और जो बीटा चेन होती है वो किससे बनी होती है, 146 अमाइनो एसिड से बनी होती है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है, ये एक बार पूछ लिया था सवाल नीट में, कि हमने एक हीमोग्लोबिन देखा तो उसमें अपने को 2 गामा चेन दिखी, ऐसा क्यों, 2 गामा चेन दिखी। और एक हीमोग्लोबिन ऐसा देखा कि जिसमें अपने को 2 डेल्टा चेन दिखी। तो अल्फा बीटा तो होती है, लेकिन उसके अलावा गामा चेन भी हो सकती है और डेल्टा चेन भी हो सकती है। तो गामा चेन अगर होगी या डेल्टा चेन होगी तो उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, 146 अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ध्यान से समझो, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए अपन चलते हैं कि टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में टाइप्स में चलते हैं, और ये नीट का ही सवाल है, एक्स्ट्रा नहीं है, याद रखना। ऐसा क्यों बताना, कि मान लो कि मैंने 2 अल्फा चेन ली और 2 बीटा चेन ली, 2 अल्फा चेन ली, 2 बीटा, ये देखो, एक अल्फा चेन, दूसरी अल्फा चेन, एक बीटा चेन, दूसरी बीटा चेन, इससे मैंने एक हीमोग्लोबिन बनाया। तो उस हीमोग्लोबिन को नाम देंगे अपन HbA1। क्या नाम देंगे, HbA1, HbA या HbA1 बोल दो। और ये होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, मतलब जो एडल्ट्स में हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है, HbA1 हीमोग्लोबिन होता है। हमने बोला कोई बात नहीं। फिर हमने बोला कि मैंने 2 अल्फा चेन ले ली और उसके साथ 2 गामा चेन ले ली, तो ये बन जाता है HbF। ये क्या बन गया, HbF। एफ से लिखो, फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, ये किसका होता है, फीटस का हीमोग्लोबिन होता है। देखो, एडल्ट, ए से एडल्ट, एफ से फीटस, ये कैसे याद रखेंगे, तो याद रखो गामा का जी और फीटस का एफ। जी एफ तो आपको पता है आपकी, ठीक है, तो गामा का जी और फीटस से एफ, तो जी एफ से याद रखना है
कि गामा जहाँ पे होता है वो कहाँ होता है, फीटस। अब फीटस में ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए एक साइंटिफिक आंसर है। याद रखना कि फीटस जो होता है ना, वो उसकी मम्मी से या उसकी जो मदर होती है उससे ऑक्सीजन लेता है। अब आप समझो कि ये मदर का वूम्ब है, उसके अंदर ऐसे करके एक फीटस ऐसे पड़ा है और प्लेसेंटा है, तो माँ को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो माँ अपना ऑक्सीजन क्यों देगी बच्चे को। तो फीटस ने क्या किया कि भाई उसने देखा कि भाई यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा एंड गामा कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा गामा है। इससे क्या होता है कि बीटा से और अल्फा इन दोनों से गामा जो होती है ना, उसके ऑक्सीजन को खींचने की जो एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी, वो गामा की ज़्यादा होती है, तो वो बीटा से भी खींच सकता है। तो याद रखना इसीलिए फीटस के पास गामा होता है, कि क्योंकि वो ऑक्सीजन की एफिनिटी वो बढ़ा देता है। और बहुत ज़्यादा कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है कि जिसमें एडल्ट भी गामा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे कंटिन्यूअसली मेरे बॉडी में ये दिक्कत है कि मैं अपनी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई है, तो वो बीटा की जगह गामा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो अभी के लिए तो आप इतना ही याद रखो कि अल्फा और गामा, तो फीटस के लिए गामा क्यों होता है कि भाई फीटस को एफिनिटी ज़्यादा चाहिए और गामा की एफिनिटी ज़्यादा होती है। ये याद रखना कि ये ग्लोब्यूलिन नहीं है, ये ग्लोबिन है, गामा ग्लोबिन। ये ग्लोबिन चेंज है, ग्लोब्यूलिन अलग था, वो एंटीबॉडी में आता है। और तीसरा होता है अल्फा और डेल्टा। ये अल्फा लिख लिया और ये डेल्टा लिख लिया। और ये है HbA2 बोलते हैं इसको। कुछ कुछ एडल्ट में ये पाया जाता है, तो एडल्ट टू हीमोग्लोबिन मतलब कुछ एडल्ट में ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, मेडिकल में जाके पढ़ना, अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, कि मान लो कि अपना बोन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। मान लो ये अपना बोन है, इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। मान लो कि अपना बोन है, फिर भी बोन प्रेग्नेंट हो गया, बोन है, और बोन के पास यहाँ पे रेड बोन मेरो होगा। कौन सा होगा, रेड बोन मेरो, RBM होगा। रेड बोन मेरो के पास क्या होता है, कुछ स्टेम सेल्स होता है। अब आप ये समझो, बहुत सारे वर्ड नए आ जाएंगे। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ऐसा सेल जो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको स्टेम सेल बोलेंगे। जैसे कि टूथ में टूथ के स्टेम सेल्स होते हैं, आपके गट में गट के स्टेम सेल्स होंगे जो गट प्रोड्यूस करेंगे। एक होता है कि जनरलाइज्ड स्टेम सेल्स, इतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आप सीधा याद रखो कि ब्लड प्रिकर्सर स्टेम सेल्स होते हैं, ऐसे स्टेम सेल जो ब्लड फॉर्म करेंगे। ठीक है, डिटेल में आप मेडिकल में जाओ तो पढ़ना, नहीं जाओ तो मत पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे RBM में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। यहाँ पे होंगे स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स है ना, वो दो तरीके के सेल को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करेंगे दो तरीके के सेल। पहले होंगे माइलोइड स्टेम सेल्स, और दूसरे ये डिफरेंशिएट होंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुए किसमें, माइलोइड और लिम्फोइड स्टेम सेल्स में। अब जो माइलोइड स्टेम सेल्स थे, जो माइलोइड मैंने आपको बताया कि उसमें कन्वर्ट हुए, उसमें आप याद रखना ये बनाते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये दो चीजें बनाते हैं। पहला ये बनाते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, और दूसरा ये बनाते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट। उसके अलावा ये कुछ और भी बनाते हैं। ये बनाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और भी बनाते हैं, मास्ट सेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन अभी पढ़ रहे हैं इरिथ्रोसाइट, तो अपन सिर्फ बात करेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बारे में। ये भी याद रखो कि लिम्फोइड जो होते हैं ना, वो बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के साथ क्या होता है।
आपको लगे कि भाई कंटाल गए हैं तो 5 मिनट रेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, कोई बात नहीं, रख लेते। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के साथ जब फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आ जाता है, B12 आता है, तो इसमें से बनते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसमें नॉर्मोसाइट्स आते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे कि हाइपोक्रोमी, ये सब बहुत सारी चीजें आएगी, अभी नहीं पढ़ना है। इतना याद रखो, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में से इरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। इसमें से बनते हैं रेटिक्यूलोसाइट्स, रेटिक्यूलोसाइट्स। और इसमें से फिर आगे जाके क्या बनता है, आरबीसीज बनते हैं। रेटिक्यूलोसाइट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का एक्सोसाइटोसिस, और वो करने के बाद ये क्या कर देते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ओवल शेप का जो आरबीसी होता है ना, अपन देखो तो ये बाय कॉन है, लेकिन साथ में इसका शेप देखो, ये राउंड नहीं है, मतलब ऐसे वाला नहीं है, ये खींचा हुआ है, यानी कि ओवल शेप का है, तो ये कहीं ना कहीं उसका एलोंगेशन भी करवाता है। तो एक चीज याद रखना कि ओवल शेप का जो आरबीसी जो होता है ना, लिखो, ओवल शेप, ओवल शेप्ड आरबीसी टॉलरेटेड, आज जरा ठंड हो गई है, टॉलरेटेड, इसको मिटा देना, टॉलरेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर इन बेटर वे, प्रेशर इन बेटर वे। ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, आपको शेप पढ़ने पड़ेंगे। ओके, एक आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो लिखो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, वो होती है 120 डेज। कितनी होती है, 120 डेज। मेल में आरबीसी कितने होते हैं, कोई पूछे तो 5 से 5.5 मिलियन लिख दो। याद रखना, कभी किसी को 5.5 मिलियन मत बताइएगा, भले आपकी बुक में लिखा हो, ऐसा एग्जैक्ट कौन नापने गया था 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। फीमेल्स में 4.5 टू 5, यानी कि मैं 4.1 टू 4.5 टू 5 मिलियन होते हैं, इतने याद रखो। और अनबॉर्न, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, मैंने अभी बताया कि वहां पे नया नया गामा ग्लोब्यूलिन होता है, फिर उसको जैसे जैसे एफिनिटी मिलती बाहर आते ही उसको इतना ऑक्सीजन मिल जाता है प्रेशर में कि वो गामा को भी बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके अंदर पहले शुरुआत में 6.8 मिलियन के अराउंड आरबीसीज होते हैं, याद रहेगा। अच्छा, इफ आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, इफ आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। और हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। अभी नहीं याद रखना है, अभी पॉलीसाइथेमिया याद रखना है। और इफ आरबीसी काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनेमिया। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। अब अनेमिया जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैक्रोसाइटिक अनेमिया होता है, माइक्रोसाइटिक अनेमिया होता है, नॉर्मोसाइटिक अनेमिया होता है। इसमें क्या होता है, किस स्टेज में अनेमिया होता है, जैसे कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट ही रह गया तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा, इसका शेप और साइज क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सा अनेमिया बोल देंगे, मैक्रोसाइटिक अनेमिया। ये क्यों होता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाया तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक अनेमिया होता है। फिर यहाँ पे नीचे आओ, माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है, आयरन जो है वो मैच्योरेशन के लिए भी चाहिए और उसके फॉर्मेशन के भी लिए चाहिए,
तो सेल तो है लेकिन कम है, तो उसको हो जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी से हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो शेप और उस पर फर्क नहीं आएगा, लेकिन ब्लड लॉस ही हो गया तो टोटल ब्लड काउंट ही कम हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो सिर्फ लिखने के लिए लिख दो, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है, इसमें सेल का जो साइज होता है ना, वो बड़ा होता है, यानी कि मैक्रोसाइट्स फॉर्म। मैक्रो मतलब बड़े, साइट्स मतलब सेल्स बनते हैं। ठीक है। और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। इसका कॉज क्या है? तो B9 यानी कि फॉलिक एसिड एंड B12 यानी कि थायमिन डेफिशिएंसी। याद रहेगा। दूसरा लिखो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता है, लेकिन फिर भी माइक्रोसाइटिक अनेमिया, अनेमिया में ए लगाना हो तो लगा देना। माइक्रोसाइटिक अनेमिया ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। इसमें माइक्रोसाइट्स बनते हैं, सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के तो होते हैं, लेकिन टोटल ब्लड लॉस होता है। और तीसरा होता है नॉर्मोसाइटिक अनेमिया। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है। हाँ। अब एक चीज याद रखो, इरिथ्रोपोएसिस जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पहला जो आरबीसी फॉर्म होता है बच्चे के पैदा होते ही, या पैदा होने से पहले ही हो जाएगा आरबीसी फॉर्म। तो फर्स्ट आरबीसी फॉर्म कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट आरबीसी फॉर्म फॉर्म इन यॉर्क सेक। इन यॉर्क सेक, यॉर्क सेक कहाँ होता है? तो जब आप एम्नियोजेनेसिस पढ़ोगे, एम्नियोटिक फॉर्मेशन होता है, तो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक लेयर यॉर्क सेक की होती है। ठीक है। एक लेयर नहीं होगी, एक साइड में यॉर्क का मास जमा होता है, वहाँ पे पहला आरबीसी बनता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक लाइफ आगे बढ़ती है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आरबीसी बनते जाते हैं। तो कैसे होता है कि पहले लीवर में बनते हैं, फिर लीवर बंद कर देता है, फिर स्प्लीन बनते हैं, फिर स्प्लीन भी बंद कर देता है। याद रखना कि स्प्लीन जो है वो डिस्ट्रॉय को तो थ्रू आउट द लाइफ करेगा, लेकिन इनिशियल टाइम में दोनों काम करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, फॉर्मेशन भी करता है। तो स्प्लीन भी बनता है। उसके बाद कहाँ पे बनता है? प्लेसेंटा में बनता है। और उसके बाद कहाँ पे बनता है? तो थाइमस में बनता है। ठीक है। और ये सब एम्ब्रियोनिक लाइफ चलते चलते बच्चा बाहर भी आ गया, और ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, ये खास याद रखना है, इन एडल्ट ओनली इन रेड बोन मैरो में बनता है। एडल्ट में सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो में बनेगा। ठीक है। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान बोला जाता है ऑफ आरबीसी, क्योंकि सारे ही डेड आरबीसी वहां पे जाएंगे, या तो उनका उनकी डेथ वहीं पे होगी। इनिशियली ये आरबीसी बनाता भी है, याद रखना, स्प्लीन इनिशियली आरबीसी बनाता भी है। अब आरबीसी के बारे में कुछ और जानकारी ले लेनी हो तो ले लेते हैं। इन एनिमल किंगडम, इन एनिमल किंगडम मेमेलियन आरबीसी जो होते हैं ना वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी। तो ये मैं एनिमल किंगडम का भी डेटा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, तो इतना वहां पे कम लिखाऊंगा, मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी। ठीक है। दूसरा, एम्फीबियंस जो होते हैं उनके पास लार्जेस्ट होते हैं, तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हैव
एम्फीबियंस का आपको पता है क्या होता है? सेलेमेंडर, प्रोटियस, ये सब होता है। एग्जाम्पल लिखने हो तो लिख दो। सेलेमेंडर, प्रोटियस एंड एम्फीमा। इनके पास कैसे होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट आरबीसी। ओके। अमोंग द मैमल्स, यानी कि अब मैमल्स के पास तो कैसे है? स्मॉलेस्ट है, लेकिन अमोंग द मैमल्स, एलिफेंट के पास लार्जेस्ट आरबीसी होते हैं। एलिफेंट के पास लार्जेस्ट होते हैं। और आपका जो मस्क डियर होता है ना, मस्त नहीं भाई, मस्क डियर, उसके पास कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट आरबीसी। इतना याद रहेगा? मैमल्स में किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, याद रहेगा? ओके। अब एक चीज समझना, मेरे को लगता है आज इतना खत्म, इधर ही खत्म करना पड़ेगा। ठीक है? ओके। एक इंट्रिंसिक फैक्टर करके होता है, उसकी कमी से जो अनीमिया होता है ना, उसको मेगालोब्लास्टिक नहीं, उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। इतना याद रहेगा? इरिथ्रोप्लासिया, दो तीन और चीजें हैं, उसके बाद अपने को, अच्छा एक और चीज याद रख लो, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, इन एंटायर एनिमल किंगडम, बर्ड्स जो होते हैं आपके, बर्ड्स, उनको बोलते हैं रिचेस्ट आरबीसी, रिचेस्ट आरबीसी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ऑफ ब्लड जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर्स ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड इज मैक्सिमम इन ब्लड इन बर्ड, मैक्सिमम इन बर्ड्स। तो बर्ड के पास, अपन ने सबका एक एक एम एल ब्लड लिया, तो उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी किसके पास थे? बर्ड्स के पास थे। तो ये अपन ने पहला सेल जो है उसकी बात की, और वो है क्या? इरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी। उसके बाद अपन कल ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है? ये मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही डिटेल ले ली, आप थोड़ी कम भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। देखो, ब्लड में आपको हीमेटोलॉजी और ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, पीएच ऑफ ब्लड बहुत बार पूछा हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत बार पूछा है, इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं ये पूछ लेते हैं, कंपोजिशन पूछा है। कंपोजिशन में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, कंपोजिशन में जितना लिख पाया है वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स में आ जाओ। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, उसका शेप बहुत बार पूछा है, उसका शेप ऐसा क्यों है ये बहुत बार पूछा है। उसकी मेम्ब्रेन का नाम छोड़ सकते हो। उसकी मेम्ब्रेन की ये परमिएबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने को रेस्पिरेशन में काम में आएगा। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अपने को काम में आने वाला है। ये लाइन एज इट इज बहुत बार पूछी है, मतलब कि ड्यू टू स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन की वजह से इसका डायमीटर इतना होता है, फिर भी यहाँ से निकल जाता है, ये सब बहुत बार पूछा है। ठीक है? दूसरा, इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है, ये भी पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स, की एंजाइम्स याद रखना, क्रेब्स साइकिल के और ग्लाइकोलिसिस के। अपने को पता ही तब चला कि ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के हैं, क्योंकि अपने को ये पता था कि आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये इसके एंजाइम्स इसमें पाए गए, वरना नॉर्मल सेल में तो बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। ठीक है? फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीम क्या होता है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, किससे बना होता है? ग्लोबिन में कौन कौन सी चेन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे, ये टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन याद रख लेना कि एडल्ट में कौन सा होता है, फीटस में कौन सा होता है, बहुत बार पूछा है। फीटस में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एफिनिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है? स्टेम सेल से कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया छोड़ सकते हो आप अपने लिए, बाकी ये याद रख लेना कि एंटायर किंगडम में किसके पास कैसे कैसे आरबीसी जो होते हैं। ठीक है? ल्यूकोसाइट्स बाकी रह जाता है। ठीक है? कल ल्यूकोसाइट्स कवर कर लेंगे, और क्लॉटिंग भी अगर कल कवर हुआ तो आई थिंक कवर करने का ट्राई करेंगे। आरएच फैक्टर को छोड़ देंगे। ठीक है? फिर आरएच को अपन किसी और क्लास में ले लेंगे।
ब्लड चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ब्लड अपन ने यही कवर कर लिया, इसके बाद डाइजेशन शुरू करेंगे, ठीक है। ब्लड में अभी ल्यूकोसाइट और आरएच फैक्टर दो चीज बाकी है, प्लेटलेट बाकी है। तो तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, और आज के लेक्चर इतना लंबा होने के लिए सॉरी। चलो मिलते हैं, थैंक